नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास चोटी की पकड़ भाग 2। तीसरे दिन राजा साहब की चलने की तैयारी हुई। एजाज ने बुला भेजा। सिकत्तर बैठकर एक एक करके कुल बातें संक्षेप में सुना गए। एजाज कुछ देर तक सोचती रही, फिर पूरे इत्मीनान से कहा, सिकत्तर साहब, एक राज और लीजिए, कहिए। वह बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर उस बातचीत में राजा साहब का नाम नहीं आया, गुलाबबाड़ी में एक मेज और 2 कुर्सियां डलवा दीजिए। नौकर से कहकर सिकत्तर यूसुफ के पास आए। कहा, बाई जी आपसे बातचीत करेंगी, शर्त एक रहेगी, आप राजा साहब के बारे में कोई बात न उठाएंगे। हम किसी शर्त पर बातचीत न करेंगे। यूसुफ ने पुतलियां पलटकर कहा। सिकत्तर फिर एजाज के पास गए। सुनकर एजाज ने कहा, आप समझे, उन्हीं की गर्दन नापी जाएगी। हमारा और इनका कहना लिख लीजिएगा। हम नीचे चलते हैं, लिखकर सभ्यता से उन्हें भेज दीजिएगा। गुलशन ले आएगी। आदमियों से कह दीजिएगा होशियारी रखें। एजाज गुलाबबाड़ी में आकर बैठी। सिकत्तर ने लिखकर यूसुफ से आकर कहा, सरकार की फतह रही, गुलाबबाड़ी में है, तशरीफ ले चलिए। गुलशन की तरफ हाथ उठाकर कहा, यह ले जाएगी। गुलशन यूसुफ को ले चली। गुलाबबाड़ी में एजाज ने नसीम को कीमती साड़ी पहनाकर बैठाया था। बगीचे की शोभा देखते हुए यूसुफ चले। अंधेरा हुआ आया था। कुछ दूर एक गैस की बत्ती चल रही थी। यूसुफ फतहयाब थे, उनकी शर्तें कबूल कर ली गईं। गुरूर से कदम उठ रहे थे। गुलशन गुलाबबाड़ी में ले गई। नसीम की तरफ उंगली उठाकर कहा, आप। नसीम उठकर खड़ी हो गई। बड़ी अदा से कहा, आदाब अर्ज। यूसुफ बहुत खुश हुए। जब आपने हाथ उठाया, वह हाथ जैसे सरकार का हो। नसीम ने पूछा, हुजूर का मिजाज अच्छा, खैरियत है? थानेदार साहब ने जवाब दिया। कुर्सी की तरफ उंगली का हल्का इशारा करके नसीम ने कहा, हुजूर की कुर्सी। थानेदार साहब संजीदगी से बैठे। नसीम भी बैठी। बैठते हुए कहा, हम हुक्म की तामील करने वाले। थानेदार साहब बहुत खुश हुए। सोचा, रंग चढ़ गया, बाजी हाथ है। इधर उधर देखा, गुलशन हट गई थी। आप एजाज बाई हैं? थानेदार ने पूछा। हुक्म, काफी अरसा हुआ, दूसरा काम है, वक्त ज्यादा नहीं। नसीम खामोश रही। थानेदार को संदेह नहीं हुआ, वह सुंदरी और खानदानी दिख रही थी। बातचीत साफ, आपकी शिकायत है। नसीम आंखें फाड़कर देखने लगी। दोस्त और दुश्मन सबके होते हैं, सरकार तहकीकात कर रही है, वक्त पर दूध और पानी अलग कर देगी। नसीम ने ललित स्वर से कहा, क्या ही अच्छा हो कि इसके पूरे भेद से हम भी वाकिफ हो जाएं। यह हमारे हाथ की बात नहीं, खुद हम इसके भेद से वाकिफ नहीं, पर एक सूरत हम ऐसी बताएंगे कि शिकायत भी रफा हो जाएगी और सरकार के मददगार दोस्तों में नाम दर्ज हो जाएगा। मेहरबानी। नसीम ने विजयी स्वर से कहा, मैं मुसलमान हूँ, दूसरी शिरकत मजहबी है। नसीम गंभीर हो गई। कुर्सी पर हाथ समेटकर बैठी। आजकल जमींदारों और कुछ हिंदुओं ने सरकार के खिलाफ गुटबंदी की है। जिस जमींदार से आपके ताल्लुकात हैं, इस पर सरकार को शुन्हा है। इसका भेद मालूम होना चाहिए। इससे सरकार की मदद भी होगी और कौम की खिदमत भी। सरकार की मदद इस तरह की आपके जरिए दुश्मन का राज सरकार को मिलेगा, और कौम की खिदमत इस तरह की स्वदेशी का बवेला जो हिंदुओं ने मचा रखा है, यह जड़ से उखड़ जाएगा। मुसलमान रैयत को फायदे के बदले नुकसान है। अगर हिंदुओं को कामयाबी हुई, सरकार ने बंगाल के 2 हिस्से इस उसूल से किए हैं कि मुसलमान रैयत को तकलीफ है। मौरूसी बंदोबस्त वाली 99 हर सदी जमीनों पर हिंदुओं का दखल है। यह आगे चलकर ना रहेगा। इससे मुसलमानों की रोटियों का सवाल हल होता है। आपके दोस्ताने के बर्ताव से दुश्मनों की हुई शिकायत का असर जाता रहेगा, उल्टे फायदा उठाइएगा। आपकी सलाह नेक। नसीम ने दोस्ती की आवाज में कहा। आदाब अर्ज। थानेदार साहब उठकर खड़े हो गए। अब मैं चलता हूँ, सीन याद रखिएगा। जो शख्स कहे उसे अपना आदमी समझिएगा। उसे और कोई राज न दीजिए। सिर्फ कहिए फंस गया या नहीं फंसा, पूरी बातें मैं ही मालूम करूंगा। मैं 3 और 3 कहूंगा। आप वाकिफ हाल हैं, सहूलियत से काम लेना है। हमारे आप लोगों से गहरे ताल्लुकात रहते हैं। पान सिगरेट शौक फरमाते हैं। थानेदार साहब चल पड़े थे, खड़े हो गए। नसीम ने सोने के पानदान से निकालकर पान दिए और डिब्बे से सिगरेट। सामने दियासलाई जलाई। थानेदार साहब ने आंखें भरकर देखा। दियासलाई के गुल होते जैसे दिल में अंधेरा छा गया। एजाज को भी चलना था, उससे बातचीत हो चुकी थी। उसने तैयारी कर ली। इस बार नसीम और सिकत्तर को यहीं छोड़ा। नसीम को कुल बातें लिखवा दी। एक नकल अपने पास रखी। थोड़ा सा सामान और गुलशन को लेकर जेट्टी के लिए गाड़ी पर बैठी। राजा साहब के साथ कुल सहूलियतें हैं।
खुशी खुशी चल दी। आदमियों से थानेदार साहब को भेद नहीं मालूम हो सका। फाटक के बाहर रास्ते पर भेस बदले हुए पुलिस के सिपाही थे। कुछ और आदमी। थानेदार निकलकर उल्टे रास्ते चले, काफी दूर निकल गए, फिर एक एक छंटने लगे। थानेदार रेलवे स्टेशन से डायमंड हार्बर की तरफ रवाना हुए। जेट्टी से राजा साहब का स्टीमर लगा हुआ था। आने जाने के सुविधा के लिए उन्होंने खरीदा था। अच्छा खासा स्टीमर, 2 मंजिला, नीचे सामान लद चुका था। सिपाही खान सामे, बाबू, पाचक और खिदमतगार आ चुके थे। डेक की एक बगल लोहे के चूल्हों पर खाना पक रहा था। जाफरान और गर्म मसाले की खुशबू आ रही थी। ऊपर वाले डेक की सीढ़ी पर सशस्त्र पहरा लग चुका था। केबिन में और जहाज के सामने ऊपर वाले डेक पर ऊंचे गद्दे बिछ गए थे। अभी राजा साहब नहीं आए। एजाज की गाड़ी आई। गुलशन ने उतरकर गाड़ी का दरवाजा खोला और कब्जा पकड़ा। सहारे के लिए बांह की रेलिंग बन गई। एजाज उतरी। लोगों की आंखें जम गईं, रूप से हृदय भर गया। आज का पहनावा मोरपंखी है। साड़ी का वही रंग, वही बूटे, फरमाइश से तैयार की हुई। जमीन सुनहरे तारों की, सिर के कुछ बाल मोर की चोटी की तरह उठे हुए, हर डांडी पर हीरे की कनियों के साथ नीलम बंधा हुआ, पैरों में कामदार मोती जड़ी जूतियां। उतरकर एजाज मोर की ही चाल से चली। जेट्टी की एक बगल पुलिस का सिपाही खड़ा था। सलाम किया। जेट्टी और नीचे वाले डेक पर राजा के लोग खड़े थे। देखकर खुश हुए, पर मुंह फेर कर दूसरे को सुनाकर गाली दी। एजाज दूर थी, चलती हुई पास आई। लोगों ने रास्ता निकाल दिया। डेक पर जाने की काठ की सीढ़ी लगा दी। उस डेक से दूसरे तले की सीढ़ी पर वह चढ़ने लगी। सिपाही ने रानी साहिबा को सशस्त्र सलामी दी। हाथ उठाकर एजाज ऊपर गई। गुलशन ने पूछा, कहाँ रहिएगा? केबिन में, जब तक राजा नहीं आते। लोग अड़े हैं, कुछ उनका भी ख्याल। कहते हुए गुलशन ने केबिन का दरवाजा खोला। अभी साड़ी और पहनावा देख रहे हैं, कहती हुई एजाज केबिन में चली गई। जब आदमी को देखेंगे तब तू ही ठहरेगी, इस पहनावे से तो नहीं खिसकते। एजाज ने गुलशन की साड़ी का छोर खींचा। गुलशन मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, केबिन के सामने वाली कुर्सी पर बैठो जरा देर। मैं कहती हूँ, राजा साहब के आने पर डेक पर महफिल लगेगी। तू राजा साहब बन जा, मैं शीशा और प्याली ले लूं। गुलशन भग गई। दूसरी तरफ से बाहर निकली और कुर्सी पर बैठ गई। कोच बॉक्स की बगल में बैठे सिपाही ने पेटियां उठवाकर एजाज के केबिन में लगवा दी। चलते वक्त की सलामी दी। एजाज ने गुलशन से 20 रुपए ले लेने के लिए कहा। 5 खुद ले, 5 कोचमैन और साइज को दे, 5 डेक के पहरेदार को, 5 पुलिस के सिपाही को। सिपाही के चले जाने पर गुलशन को भेजकर राजा साहब के एक खिदमतगार से मालूम किया राजा साहब और पुलिस के सिपाहियों को क्या इनाम मिला। जेट्टी पर जहाज के ठहरने का 3 मिनट समय रह गया। राजा साहब की गाड़ी आई। सिपाहियों और नौकरों पर अदबी सन्नाटा छा गया। रफ्तार के बढ़ने पर भी शोरगुल का नाम न रहा। शान के कदम उठाते हुए जेट्टी से गुजरकर राजा साहब ने डेक पर चढ़ने वाला पीतल का चिकना डंडा पकड़ा। एक बगल साथ आए हुए सशस्त्र अर्दली और सीढ़ी के पहरेदार ने खड़े होकर बंदूक की सलामी दी। राजा साहब सीढ़ी से चढ़े। ऊपर के डेक पर जहां सीढ़ी खत्म होती है, एजाज खड़ी थी, उसके पीछे गुलशन। एजाज ने ललित सलाम किया। राजा साहब ने हथेली थाम ली। दोनों साथ साथ सामने बिस्तर की ओर बढ़े। गद्दे पर पहले एजाज ने पैर रखा। दोनों तकिए लेकर बैठे। राजा साहब अतृप्त आंखों से एजाज का खुलता हुआ रूप और पहनावा देखते रहे। जरा देर के लिए सेक्रेटरी आए। राजा साहब ने पुलिस के लिए कहकर जहाज खोल देने की आज्ञा दी। जेट्टी से बंधी हुई जहाज की मोटी रस्सियां और लोहे की सांकलें खोली गईं। जहाज घूमा, फिर हुगली नदी से होकर दक्षिण की ओर चला। ऊपर के पीछे वाले हिस्से में सेक्रेटरी, कुछ कर्मचारी और ऊंचे पद वाले के अफसर बैठे। एजाज हुगली में बंधे हुए अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और अमेरिकन बड़े बड़े जहाज देख रही थी और उनसे होने वाले विशाल व्यापार पर अंदाजा लगा रही थी। मधुर दखिनाव के तेज झोंके लग रहे थे। दिल को कोई रह रहकर गुदगुदा रहा था। जहाज फोर्ट विलियम किले के पास आया। किनारे लड़ाई के 2 जहाज बंधे थे। इनकी बनावट दूसरी तरह की थी, रंग पानी से मिलता हुआ। एजाज ने चाव से इन जहाजों को देखा। एक नजर हाईकोर्ट की विशाल इमारत पर डाली। एडन गार्डन की याद आई। यहाँ हवाखोरी के लिए वह बहुत आ चुकी है। यह एक शिकारगाह भी है। शाम को शहर के रईस बड़ी संख्या में आते हैं, टहलते हैं और बैंड सुनते हैं। जहाज तेजी से बढ़ने लगा। राजा साहब ने घंटी बजाई। एक बेरा आया, लाल पानी। राजा साहब ने बेरा से कहा। बेरा शैंपेन की बोतल, बर्फ, छोटा टम्बलर और पेग ट्रे पर लाकर रख गया। गुलशन एजाज की बगल में बैठकर टम्बलर में बर्फ और शैंपेन मिलाने लगी।
पाचक ब्राहरान कटलेट, चाप और कबाब चांदी की तश्तरियों पर रख गया। कहकर ट्रे पर ढक्कनदार चांदी के गिलासों में पानी ले आया। रखकर तौलिया लेकर खड़ा रहा। गुलशन ने 2 पेग भरे, एक हाथ में रखा, एक बढ़ाकर एजाज को दिया। एजाज ने पेग चूमकर राजा साहब के हाथ में दिया, फिर अपना लिया। कुड़लक हुआ। दोनों पीने लगे। ये पिया पेग एक ही बैठक में नहीं इस्तेमाल करते। गुलशन तीसरा और चौथा पेग तैयार करने लगी। पेग खत्म करके राजा साहब ने हाथ बढ़ाया। बेरा ने पकड़ लिया। एजाज ने भी बढ़ाया। गुलशन ने तीसरा दौर तैयार करके चांदी की पेग रखने वाली रिकाब में लगाकर दोनों के बीच में रख दिया। दोनों मौसम, गंगा, शिवपुर के बगीचे, हवा आदि का जिक्र करते हुए साथ साथ नाश्ता करने लगे। दूसरा दौर भी समाप्त हुआ। तीसरा भी हुआ। नशे का प्रभाव बढ़ने लगा। दोनों के हाथ धुला दिए गए। गिलोरी और सिगरेट की तश्तरियों को छोड़कर नौकर और कुल चीजें उठा ले गए। फिर केबिन के पास के पर्दे आड़ के लिए खोलकर रेलिंग के डंडों के साथ बांधने लगे। कीमती हारमोनियम लाकर रख दिया। गुलशन को छोड़कर और सब बाहर निकल गए। कुछ सुनने की तबीयत हो रही है, राजा साहब ने प्रेम से कहा। एजाज ने गुलशन की तरफ देखा। गुलशन ने पीदान बढ़ाया। पान थूक कर एजाज ने कहा, तेज हवा है, आवाज उड़ जाएगी। कहकर हारमोनियम खोला। तुम्हारा गाना है। हारमोनियम हो, पियानो या सितार, इसराज छाकर रहेगा। राजा साहब ने सहृदय स्वर से बढ़ावा दिया। एजाज हिली। पर्दे पर उंगली रखी। कहा, मयक्षी के बाद आवाज पर काबू नहीं रहता। कहकर स्वर निकाला। राजा साहब तदगते न मनसा ध्यानावस्थित हुए। एजाज की मधुर आवाज निकली। जहाज भर के लोग नीचे और ऊपर के कान लगाए रहे। गाना शुरू हुआ। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है। कहो कि यह अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जला है जिसमें जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेते हो जो अब राह जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। लोगों पर सच्चा जादू चला। सभी ने दिल दे दिया। वही दिल जो हाथ से छूटकर मजबूती से हाथ पकड़ता है। छोटे बड़े सभी उसके भक्त हो गए। कोयला झोंकने वाले एक झुक्की झोंक कर नीचे से देख पर चढ़ आए। श्रम को हल्का कर लिया। सोचा, वह कौन सा स्वर है जो दिल पर अपनी पूरी पूरी छाप लगा देता है। खड़े लोगों में क्षण भर के लिए विषमता नहीं आई। किसी बड़प्पन के कारण या पैसा होने की वजह गायिका का कंठ इतना मधुर है, यह वे नहीं सोच सके। विरोध का क्षण ही मिट गया। उन पंक्तियों के लेखक महाकवि गालिब समय के सताए हुए और गाने वाली एजाज समय की संस्तुत। फिर भी दोनों में साम्य। यह किसी अधिकार की बात न होगी। अधिकार से वस्तु, विषय या बात इतनी सुंदर नहीं बनती, ऐसी पूरी नहीं उतरती। यह वह अधिकार है जहां अधिकार ढीला है। विलासी राजा एकटो सच्चे रूप और स्वर को देखते समझते रहे। कुछ देर एजाज ने दम लिया। निगाह उठाई। भरा पेग उठाकर राजा साहब को दिया। खुद एक लौंग दबाई, 2 कश खींचकर पीकदान में डाल दी और हारमोनियम संभाला। एक ठुमरी गाई, जाने दे मोको सुनो सजनवा, काहे करत तुम नित नित मोसन रार नहीं। नहीं मानूंगी तिहार, छेड़ करत नहीं मानत देखो री सखी। मेरी सुनैना, बिंदा करत अब नित नित मोसन रार नहीं। नहीं मानूंगी तिहार। अभी दोपहर नहीं हुई। भैरवी का वक्त पार नहीं हुआ। श्रीश राजा साहब को गंभीर और चलते हुए जहाज के सिवा कोई आवाज ना आती हुई देखकर एजाज समझ गई, लोग कान लगाए हुए हैं। वह खुशी से भर गई। एजाज ने छेड़ा, यामिनी न येते जागाले न केम, बेला होर मरी लाजे, शर्मे जड़ित चरने केमने, चले पथेरी माझे, आलोक परशे मरमे मरिया, हेर लो शेफाली पड़ी छे झरिया, कोनो मते आछे पराण धरिया, कामिनी शिथिल साजे, निबिया बांचिल निशार प्रदीप, उषार बातास लागी, नयनेर शशि दग्नेर कोने, लुकाए शरण मागी, पाखी डाकी बले गेल विभावरी, वधु चले चले लैया गागरी, आमियो आकुल कवरी आवरी, केमने याइब काजे। रविंद्रनाथ का गीत कलकत्ता का आधुनिक फैशन एजाज ने सच्चा अदा किया। वही उग्रेजियत राजा साहब पर और आधुनिक शिक्षित बंगालियों पर इसी स्कूल का सबसे अधिक प्रभाव है। रविंद्रनाथ के गानों में स्वर का सबसे अधिक मार्जिन मिलता है। राजा साहब की आंखों के सामने दंगा के शुभ्र फेन की तरह गीत का अस्तित्व तैरने लगा। एजाज ने हारमोनियम हटा दिया, एक पेग और उठाकर राजा साहब को दिया, एक खुद लिया। शराब, बातचीत और गाने के बीच एजाज देखती जाती है। मटिया बुर्ज पार हुआ, शाह वाजिद अली का कारागार, तेल का केंद्र बज पार हुआ, उलू बेड़िया पार हुई। कितनी ही मिलें निकल गईं जिनका अधिकांश मुनाफा विदेशियों के हाथ जाता है। एजाज अंग्रेजी जानती है, संवाद पत्र पढ़ती है, दूर निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच जाती है, संपादक की टिप्पणी पर टिप्पणी लगा सकती है। गुलशन राजा साहब को सिगरेट और पान देती जाती है।
गाना बंद करके एजाज ने सिगरेट के लिए उंगली बढ़ाई। गुलशन ने हीरे की पाइप में सिगरेट लगा दिया। एजाज पीने लगी। तुम्हारे नहाने, भोजन और आराम करने का वक्त हुआ। राजा साहब ने कहा, पूजा करने की बात छोड़ दी। एजाज ने बड़ी बड़ी आंखें मिलाई। वह दिल में होती रह गई। उसने मिला भी दिया। राजा खामोश हो गए। एजाज ने कहा, तुम उठो, नहाना मत। तवालिया गर्म पानी से निचोड़कर बदन पोंछवा डालो, धोती बदल दो, शराब पर नहाना। राजा साहब उठ गए। एजाज बैठी हुई नदी की शुभ्र शोभा, श्याम तटभूमि देखती रही। पुरानी कोठी के सिपाहियों के अफसर जमादार जटाशंकर सिंह द्वार पर रहते हैं। पलटन में हवलदार थे। ब्रह्मा की लड़ाई के समय नाम कटा लिया। जवान अच्छे तगड़े, नौकरी ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, निशाना अच्छा लगाते हैं। राजा ने रख लिया। खुशामद करने में कमाल हासिल, तरक्की कर गए। कोठी के सामने पुराना फव्वारा है, अब नहीं चलता। चारों तरफ से पक्का हूज। दीवार पर बैठे थे। मुन्ना गुजरी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मुन्ना ने छींटा जमाया, एक घोड़ा फेर रही हूँ। बाहर मेरे सवार। कौन घोड़ा? एक हिंदुस्तानी घोड़ा है। जमादार जटाशंकर झेंपे। गुस्सा आया पर संभल कर कहा, और घोड़ी बंगाली है। मुन्ना को भी बुरा लगा, बदल कर कहा, जब हमसे बातचीत करो रानी समझ कर करो। जटाशंकर सक पका गए। क्रोध में आकर कहा, क्या कहा? कह रही हूं तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। पहले रानी जी की सलामी दो। तिनक कर मुन्ना ने कहा। जटाशंकर ने रानी जी की सलामी दी, फिर ताव में आए। कहा, मैं राजा हूं, राजा की सलामी दे। तुम गवार हो, मुन्ना ने कहा। मैं रानी हूं, रानी राजा को सलामी देती हैं, जवाब में चूमती है। तुम मुझको चूमो। जटाशंकर ने सोचा, रानी और राजा का खेल कर रही है। प्रेम बढ़ गया। चूमने के लिए मुंह बढ़ाया कि गाल पर मुन्ना का चांता पड़ा। जटाशंकर चौंक कर हाथ भर उछल गया। साथ ही मुन्ना ने कहा, रानी का तुम्हारे लिए यही जवाब होगा। रानी का तुम्हारे लिए यही जवाब होगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम सिपाही नहीं, हम प्रणाम करते हैं। मुन्ना ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा, इस तरह। अब तुमसे फिर कहती हूँ, मेरे साथ रानी जी का मान है। उन्होंने दिया है, इसको अंग्रेजी में ऑनर कहते हैं। राजा ने तुमको मान नहीं दिया, तुम अपनी तरफ से राजा का मान लेते हो। रानी का मान पहले तुमसे लिया जाएगा। हम जब आएंगे तुम उठकर खड़े हो जाओगे और हाथ जोड़कर रानी जी की जय कहोगे, तभी हम रानी जी का ऑनर वहां चढ़ा सकेंगे। कहा, वहीं जहां हम काम करते हैं। हम रानी जी से पूछ लें। और किस रानी जी से तुम पूछोगे? रानी का मान है यहाँ, तुमको यह बतलाया जा चुका है। वहां तुम जाओगे, दासी से कहोगे, खबर भेजोगे, तुमको जवाब नहीं मिलेगा। बिना मान की रानी जवाब क्या देंगी? तुम इतना नहीं समझते। रानी जी का मान दूसरे के साथ तभी बांधा जाता है जब कोई उनका पानी उतारता है। जहां हम काम करते हैं वहां की उस औरत ने रानी जी का मान घटाया है, उसका मान घटाया जाएगा। तुमसे यह भेद बतला दिया गया। अब बताओ, तुम साथ दोगे या नहीं? रानी जी के मान बढ़ाने में क्यों साथ नहीं देंगे? अच्छा, अब रानी जी का मान हम रानी जी को देते हैं। अब हम हैं, अब हमको तुम चाहो तो चूम लो। जटाशंकर फिर चूमने के लिए लपके पकड़कर चूमने लगे तो मुन्ना ने उनके होंठों के भीतर जीभ चला दी और कहा, तुमने हमारा थूक चाटा, हमारी जात का हार की है। अब हम घर भर में कहेंगे, तुम कौन बामभन हो? जटाशंकर सूख गए। सोचा, यह कुल चकमा उनकी जाति मारने के लिए था। कल से कोई पानी नहीं पिएगा। बहुत डरे। देवता की याद आई कि उन्होंने न बचाया। सोचा, ब्रह्मा की लड़ाई में काम आ गए होते तो अच्छा होता। मुन्ना टकटकी बांधे हुए पन। जटाशंकर मिश्र के बदलते हुए मनोभाव दिखती रही। पंडित जी ब्रह्मा की लड़ाई में नहीं मरे, इसलिए डरे। कहा, तू मुझे अपना गुलाम समझ, जो कहेगी करूंगा। थूक चाटने को कहे तो चाटूंगा, मगर किसी से कह मत। मुन्ना की रग रग में घना भर गई। समझ गई, यह आदमी प्रणयी नहीं हो सकता, यह धोखा देगा, इसको उतार कर रखना चाहिए। खुलकर कहा, तुम जब तक हमारी बात मानोगे हम किसी से नहीं कहेंगे। हाथ जोड़कर जटाशंकर ने कहा, मंजूर। हमारे यहाँ मुन्ना ने कहा, घोड़ा घोड़ी दोनों को घोड़ा कहते हैं, उसी को हम फेर रहे हैं। यही कहा था, कारण भी समझा दिया। प्रसन्न होकर जटाशंकर ने कहा, हाँ अब समझ में आ गया। तो उस घोड़ी का अपमान करने के लिए एक घोड़ा चाहिए। हाँ, वह घोड़ा तुम बनोगे या मैं? जटाशंकर फिर जगे। आंखें लाल हुई देखकर मुन्ना ने कहा, गाल पर पड़े तमाचे वाली बात कहूं या होठों के अंदर गई जीभ वाली? जटाशंकर फिर ठंडे हो गए। मुन्ना ने कहा, हम इसी तरह घोड़ा फेरते हैं, उसको भी फेरते हैं, तुमको भी। बोलो, घोड़ा बनोगे? बनना ही पड़ेगा। तो 3 रोज लगातार उसी तरह हाथ जोड़कर रानी जी की जय कहोगे।
तीसरे दिन अंदर के बगीचे वाले तालाब में दिन के 10 बजे जब वह नहाने जाएंगी तब। समझे? अंदर के बगीचे में मर्द के जाने की मुमानियत है तो उसको तुम्हारे पास भेज दें। जमादार जटाशंकर बहुत हैरान हुए। कहा, अच्छा जाएंगे? मुन्ना ने कहा, जमादार तभी तुमको मालूम होगा। हम तुमको नमस्कार करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, पर तुमको खुश नहीं कर पाते। हमारे छूने से तुम्हारी जाति मारी जाती है। तुम हमें चूमोगे, इससे कुछ नहीं होगा, पर हम तुम्हें चूमेंगे, इससे तुम्हारा धर्म जाता रहेगा। कोई चूमना ऐसा भी है जिसमें दोनों के होंठ न मिले। अच्छा, तुम भी ब्राह्मण हो, यह भी ब्राह्मण है। तुम इसके पास जाओगे तो तुमको मालूम होगा कि तुमसे यह और कितनी बड़ी ब्राह्मण है। उस दिन रानी जी के सामने इसका तेज देखकर दासियां हैरान हो गईं। जटाशंकर ने कहा, अच्छा मुन्ना, मेरी स्त्री गुजर गई है, तू मेरी स्त्री, और यही मैं तुझे समझूंगा। जा तो गढ़ भर में कह दे कि मेरा तेरा थूक एक हो गया। मुन्ना खिल गई। यह मर्द है जमादार, तुम मेरे मर्द, मैं कुछ समझकर तुम्हारे पास आई थी। औरत का प्यार जल्द समझ में नहीं आता। मैं भी बेवा हूं, बेवा ही यहाँ दासी बनकर आ पाती हैं। मैं तुम्हारी दासी, तुम्हें मैं अपना ही रखूंगी। जैसा कहा है वैसा करो। तालाब में जाओ, मैं दूसरा पेच लड़ाऊंगी। तुम्हारा एक अपमान होगा, सह जाओ। इस औरत के लिए भगवान है, यह नेक है। राजा राजेंद्र प्रताप राजधानी में एजाज के साथ रह रहे हैं। उसी रोज आ गए। घर के बाहर एक बड़े तालाब के बीच में टापू की तरह सुंदर बंगला है। चारों तरफ से लोहे की मोटी मोटी छड़ें गाड़कर पुल की तरह सुंदर रेलिंगदार रास्ते बनाए गए हैं। तालाब के किनारे किनारे चारों रास्तों के प्रवेश पर ड्योढ़ियां बनी हुई हैं। वहां पहरे लगते हैं। बाहर दूर तक सुंदर राहें धूप जमाए हुई, तरह तरह के सीजनल और खुशबूदार फूल, क्यारियां, कुंज, बगीचे, चमन कटीले तारों से अहाता घिरा हुआ। तारों पर बेल चढ़ाई हुई, हवा भी सदाबहार, हर झोंके से सुगंध आती हुई। तालाब का जल स्वच्छ स्फटिक के चूर्ण की तरह। बंगले का फर्श संगमारवर का, डबल दरवाजे एक काव का, एक शीशेदार रेशमी पर्दे लगे हुए। बैठक के फर्श पर बहुमूल्य कारपेट बिछा हुआ। कीमती बाजे, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, क्लेरियनेट, वायलिन, सितार, सुरबहार, मृदंग, तबले, जोड़ी आदि यथास्थान रखे हुए। पेशकीमत कौच, सोफे, चीनी फूलदानी में सज्जित फूलों की मेजों के किनारे एक एक बगल लगे हुए। बीच में गद्दी बिछी हुई, गाव लगे हुए। रात में बत्तियों का तेज प्रकाश, चांद और तारों के साथ प्रकाश का बिंब पानी में चमकता, चकाचौंध लगाता हुआ। चारों तरफ से विशाल बरामदा, हर तरफ की राह से एक ही प्रकार का, हर बरामदे के भीतर बैठक एक ही प्रकार की, सजावट भिन्न भिन्न। 2 एजाज के अधिकार में हैं, 2 राजा साहब के और भी कमरे हैं। एजाज की बैठकें रोज नए पर्दों से सजाई जाती हैं। सूती, रेशमी, मखमली, झालरदार, हरे, नीले, जर्द, बसंती, बैंगनी, लाल, गुलाबी, हल्के और गहरे रंग के, कभी सफेद। कोच और सोफों पर भी वैसा ही गिलाफ बदलता हुआ। फूलदानियों में उसी रंग के फूलों की अधिकता। एजाज के बदन पर उसी रंग के पत्थरों के जेवर, उसी रंग की साड़ी, सलवार कुर्ता या पाजामा दुपट्टा। राजा साहब अपनी बैठक में बैठे हुए हैं। दिलावर सिंह पहले से तैनात किया हुआ था, आया। कहा, प्रभाकर आ गए। जागीरदार साहब ने कहा, ये सब तुम्हारे तरफदार हैं, इनसे भी काम लिया गया है। पुलिस के जिन लोगों ने तुम लोगों को गिरफ्तार करना चाहा था, बाद को शिनाख्त न हो पाने की वजह तुमने दाढ़ी मुड़वा दी थी और रामफल का मुसलमानी नाम रख लिया गया था। रूप भी कैसा बनाया गया था, थाने से उनका तबादला हो गया था। इन्होंने उन्हें खोज कर निकाला और पूरी खबर ली। अब इन्हें छिपा रखना है, दीवार को भी पता न चले। पुलिस पकड़ना चाहती है, ये पकड़ गए तो बच न पाओगे। दिलावर ने नम्रता से कहा, हुजूर का जैसा हुक्म किया जाएगा। पुराने घर के पीछे ठहराओ, खुद 2 मंजिले पर रहो। रसद ले जाया करो, इन्हें पकाया खिलाया करो। रामफल को साथ रखना। दूसरा काम तुम लोगों से न लिया जाएगा, चोर दरवाजे की ताली ले जाओ। वे जब बाहर निकलना चाहें उसी से निकाल दिया करो। रात के 12 से 4 के अंदर जब कहें तब खोलकर भीतर ले आने को पहले से तैयार रहा करो। 1 सेकंड की देर ना हो। उनका काम न देखना, हम खुद देख लेंगे। खाना अच्छा पकाया करना, मछली मांस भी। हमारी रसोई में 2-3 भाजियां पकती हुई देख लो। जो हुक्म। हुजूर ऐसा करो, अगर ये भी तुमको फंसाना चाहें तो न फंसा पाए। अब तो तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, रामफल की मूछें भी बढ़ गई होंगी। यहाँ से चलकर बहल जाओ। रामफल का मियाँ वाला रूप तुम बना लो और तुम्हारा ठाकुर वाला वह नाम भी बदल लो। उसको अपने नाम से पुकारना और उसी को ले जाने के लिए भेजना। हम कभी कभी तुम लोगों से मिला करेंगे। जो हुक्म। दिलावर ने प्रणाम किया।
राजा साहब की ओर मुंह किए हुए पिछले कदम हटा। तालाब के पश्चिम वाले रास्ते से बाहर निकलकर गढ़ की तरफ चला। दूसरी ड्योढ़ी से घुसकर रामफल से मिलने के लिए। प्रभाकर के साथ ही बाजार में है। वह ड्योढ़ी के आगंतुक आगार में बैठा है। कभी निकलकर पान खाने के लिए बाहर चला जाता है। पैनी नजर से इधर उधर देख लेता है। राज्य की क्रिया का ढंग सब स्थानों में एक सा है। सब जगह एक ही प्रकार के नारकीय नाटक, षड्यंत्र, अत्याचार किए जाते हैं। सब जगह रैयत की नाक में दम रहता है। चारे का प्रबंध ही सत्यानाश का कारण बनता है। अत्याचार से बचने की पुकार ही अत्याचार को न्योता भेजती है। जमींदार हो तल्लुकेदार, राजा हो या महाराज, कृपा कभी अकारण नहीं करता। जिस कारण से करता है वह इसकी जड़ मजबूत करने के लिए मुनाफे की निगाह से दूने से बढ़ी हुई होनी चाहिए। उसका कोप भी साधारण उत्पात या प्रतिकार के जवाब में असाधारण परिणाम तक पहुंचता है। सारे राज्य में उसके खास आदमियों का जाल फैला रहता है। वह और उसके कर्मचारी प्रायः दुष्चरित्र होते हैं। लोभी, निकम्मे, तगाबाज, फैले हुए आदमी प्रजाजनों की सुंदरी बहु बेटियों, विरोधी कार्रवाइयों, संगठनों और पुलिस की मदद से जमींदार के आदमियों पर किए गए अत्याचारों की खबर देने वाले होते हैं। निर्दोष युवतियों की इज्जत जाती है। रिश्वत में रुपए लिए जाते हैं। काम में आराम चलता है। वचन देकर रैयत से पीठ फेर ली जाती है। बहाना बना लिया जाता है। पुलिस भी साथ ली जाती है। कभी चढ़ा ऊपरी की प्रगति में दोनों अपने अपने हथियारों के प्रयोग करते रहते। किसी गांव में मुसलमानों की संख्या है। त्योहार है। गोकुशी वर्जित है, पर बकरा महंगा पड़ा। गोकुशी की ताल हुई। आदमी से खबर मिली। एक रोज पहले रात को 50 आदमों भेज दिए गए। कुछ मुखियों को उन्होंने मार गिराया। कोई बड़ा मालगुजार है। किसी कारण पटरी न बैठी, लड़ गया। ताका जाने लगा। शाम को उसकी लड़की तालाब के लिए निकली। अंधेरे में पकड़कर खेत में ले जाई गई या दूसरे मददगार के खाली कमरे में कैद कर रखी गई। दूसरे आदमी दाढ़ी लगाकर या मूछें मुड़वाकर चढ़ा दिए गए। ज्यादातर मुसलमानी चेहरे से। उन्होंने कुकर्म किया। उसके फोटो लिए गए। 3-4 रोज बाद लड़की घर के पास छोड़ दी गई। एक फोटो आदमी के गांव में, दूसरी थाने में डाक से भेजवा दी गई। नाम अंटशंट लिख दिए गए चढ़ने वालों के। लड़की के बाप का सही नाम गांव और पुलिस की निगाह में दोनों गिर गए। गांव का भी आदमी पुलिस का। उसके पास दूसरी तस्वीर, पुलिस के पास दूसरी। बाप से पूछा जाने लगा। उस पर घड़ों पानी पड़ा। गांव वालों ने खान पान छोड़ दिया। किसी प्रजा ने खिलाफ गवाही दी। उसका घर सीर के नक्शे में आ जाता है। कभी उसके खानदान वाले पास की जमीन बटाई में लिए हुए थे। गुमाश्ते को कुछ रुपए देकर एक हिस्सा दबाकर घर बना लिया था। इस फेल का उल्टा नतीजा हुआ। रात ही रात सैकड़ों आदमी लगा दिए गए। घर ढा दिया। लकड़ी, बांस, पैरा उठा ले गए। गोड़कर घर की जगह गड्ढा बना दिया। नक्शे में वह जगह सीर में है। किसी ने लगान नहीं दिया। वह गरीब है। विश्वास दिलाकर बुलाया गया कि सरकार से अपना दुख रोए। आने पर अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। वहां ऐसी मार पड़ी कि उसका दम निकल गया। लाश उठाकर पुराने तालाब के दलदल में गाड़ दी गई। गांव के गुमाश्ते ने कबूल ही न किया कि वह गढ़ में ले जाया गया था। कुछ लोग ऐसे भी निकले जो पिटते समय उसको बाजार में उल्टे कई कोस के फासले पर देखा था। बच बचकर पुलिस से भी झपाटे चलते हैं। थानेदार ने इंस्पेक्टर और DSP आदि की मदद से प्रजाजनों को किसी मामले में खिलाफ खड़ा किया। खूब दांव पेंच लड़े। राजा का पाया कमजोर पड़ा। समझौते की बातचीत हुई। रिश्वत की लंबी रकम मांगी गई। एक उचित ठहराव हुआ। कांटा निकाल फेंका गया, पर दिल की लगी खटकती रही। दूसरा मामला उठा। थानेदार फांस दिए गए। बलात्कार साबित हुआ। SP और DSP की सिफारिश बदनामी के डर से न पहुंच सकी। तहकीकात का अच्छा नतीजा न निकला। थानेदार को सजा हो गई। नौकरी से हाथ धोना पड़ा। गर्मी निकालने के लिए DSP या SP ने बुलाया। राजा ने मुख्ताराम या मैनेजर को भेज दिया। कमजोरी से कभी बात न दबी। DSP ने पूछा, राजा नहीं आए? मुख्ताराम ने कहा, इजलास में तो मैं ही हुजूर के सामने हाजिर होता हूँ। या मैनेजर ने कहा, आपकी सेवा के लिए हम लोग तो हैं ही। उस दफे खामोशी रही। दोबारा बदला चुकाया गया। पहले कुछ प्रजाओं की दस्तखत शुदा शिकायतें की गईं। ऊंचे कर्मचारियों को दिखाया गया। कहा गया कि राजा पर सरकार का शासन नहीं। थान में थोड़े लोग रहते हैं। राजा के लोग उनको डरवाए रहते हैं। राजा बदचलन है। रैयत की इज्जत बिगाड़ता है। पुलिस की सच्ची तहकीकात नहीं होने देता। पुलिस को अधिकार के साथ काम करने दिया जाए।
तो रास्ते पर आ जाए। हुक्म लेकर दरबार का चकमा दिया गया। राजा गए, पर दरबार से शिकायत करने वाले लोगों की ही शिरकत रही। राजा को कुर्सी भी न दी गई। लाट साहब से शिरकत करने वाले DSP भी खड़े रहे। लिखी शिकायतों के आधार पर कुछ भला बुरा कहा, कुछ नसीहत दी। DSP साहब की तारीफ करते रहे। जिन शिकायतों का आधार लिया गया था उनमें राजा का हाथ न था। फलत चेहरे पर सियाही न फिरी, कलेजा न धड़का। दरबार समाप्त हो जाने पर उन्होंने लाट साहब को लिखा कि दरबार के नाम पर उनके साथ DSP ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया। वहां कुछ प्रजाजन थे, वे उन्हें पहचानते नहीं किनके थे, कौन थे। उनके आदमी घुसने नहीं दिए गए। जो बातें DSP ने कहीं उनका तात्पर्य वह नहीं समझे। वे ऐसी ऐसी बातें थीं। पुलिस में नौकर होने वाले ये साधारण लोग रिश्वत लेकर देश को उजाड़े दे रहे हैं। इसका व्यक्तिगत संबंध ही है। पुलिस के दांत यहां तक डूबे हुए हैं कि नियत आमदनी वाली प्रजा झूठे मामले में रिश्वत देकर राजस्व नहीं दे पाती। यह 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में जमींदारों के 25 थानों में प्रतिमास होता है। नतीजा यह हुआ है कि जाल में फंसाई गई प्रजा रिश्वत से पैर छुड़ाकर फिर राजस्व नहीं दे पाती। यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ रही है। जमींदार को राजस्व न मिलने पर वह कर्ज लेकर सरकार को देगा या न दे पाएगा। इस परिणाम से भी उन्हें गुजरना पड़ा है। सरकार से इसका प्रतिकार होना चाहिए। जब इस मामले को लेकर राजेंद्र प्रताप कलकत्ता थे, DSP की बुरी हालत कर दी गई। वह हिंदू थे। हिंदू मुस्लिम समस्या से शमशेरपुर में रहा, बातचीत की, मुसलमानों को उनका स्वार्थ समझाया। कहा वह उनका अपना आदमी है, उन्हें गोकुशी नहीं करने दी जाती, यह उन पर ज्यादती की जाती है। जिले के वकील नूर मोहम्मद साहब का नाम लेकर कहा, काम पड़ने पर वह बगैर मेहनताना लिए हुए लड़ेंगे। फिर कलकत्ते के इमाम साहब का नाम लिया। कहा कि उनका हुक्म है, मुसलमान अपने हक से बाज न आए। अटर्नी अब्दुल हक का नाम लेकर कहा, वह हाई कोर्ट में मुफ्त लड़ेंगे और हिंदुस्तान भर में यह आग लगेगी। वे सिर्फ एक दरख्वास्त दे दें कि बकरीद को वे गोकुशी करेंगे, उन्हें इजाजत मिले। सरकार को इजाजत देनी पड़ेगी। अगर हिंदू होने की वजह से DSP मदद न करे तो उसको इसका मजा चखा दो। थोड़ी सी मदद हम भी दूसरे मौजे के भाइयों को भेजकर करेंगे। रात के वक्त बदला चुकाना, पीछे कदम न पड़े। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास चोटी की पकड़ भाग 2। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।